हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो ऑफ ड्रीम बिग क्लासेस। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया है एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर, उसमें हमने पढ़ा कि पावर्स क्या होती हैं, उसका मीनिंग क्या है, वो कैसे हम उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस हम उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। साथ ही हमने डिस्कस की कुछ पावर के लॉज, प्रोडक्ट में उनके कैसे लॉज हैं, डिवीजन में उनके कैसे लॉज हैं, और हमने डिस्कस की उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज। तो आज की वीडियो उसी चैप्टर का पार्ट 2 है, जिसमें हमने डिस्कस करना है कंपैरिजन पावर्स का, वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन उनमें कैसे काम करते हैं। प्लस हमने एक खास चीज ये सीखनी है कि कैसे हम बड़े नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं बाय यूजिंग पावर्स। कैसे हम बड़े नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं बाय यूजिंग पावर्स। तो ये हमारा आज का एजेंडा है कि आज हमने इस वीडियो में ये सारी चीजें सीख के जानी है। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो वीडियो की स्टार्ट मैंने की है इस स्लाइड से, जिसमें मैंने ऑलरेडी 2-4 प्रॉपर्टीज लिखी हुई है। फटाफट से डिस्कस करते हैं कि वो प्रॉपर्टीज क्या है। चलिए, फर्स्ट है कि किसी नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसको हम आंसर में क्या लिखते हैं, उसका आंसर वैल्यू 1। एनी नंबर विद पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि ये जो बेस है, जो मैंने ए लिखा है, वो नॉन जीरो होना चाहिए। कि नॉन जीरो बेस की अगर पावर 0 है तो उसका आंसर कितना होता है, 1। उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। यहाँ पे मैंने नॉन जीरो क्यों बोला, क्योंकि अगर 0 की पावर 0 हो जाएगी तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम 0 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आता है, 0। हमेशा 0 ही आता है। लेकिन इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग पावर कितनी है, 0, तो आंसर कितना आना चाहिए, 1। हो गया ना कॉन्ट्राडिक्टरी। एक तरफ आना चाहिए 0 क्योंकि 0 है बेस और पावर 0 है, तो उसके अकॉर्डिंग आना चाहिए 1। लेकिन हमने इसका आंसर ना ही तो 0 लिखना है ना ही 1 लिखना है, इसका आंसर हमने लिखना है नॉट डिफाइंड। अब जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं, मैथमेटिशियंस हुए हैं, वो अभी तक इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि हमें इसका आंसर 0 लिखना है या 1। तो हम इसका आंसर क्या लिखते हैं, नॉट डिफाइंड। तो आपने एग्जाम में कभी भी गलती से 0 या 1 नहीं लिख के आ जाना, आपने नॉट डिफाइंड लिख के आ जाना है। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेस है, उसकी पावर क्या है, नेगेटिव। तो नेगेटिव पावर हमने सीखी थी लास्ट वीडियो में, हम उसका इनवर्स कर देते हैं, देन उसे सॉल्व कर देंगे। थर्ड है कि नेगेटिव बेस है और उसकी पावर कितनी है, n, और आगे लिखा है कि नेगेटिव बेस विद पावर n इज पॉजिटिव इफ n इज इवन। कि इस टाइप के सम को अगर हम सॉल्व करें तो हमारा आंसर कितना आता है, पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव आएगा कैसे, नेगेटिव वैल्यू है, अगर हम उसे इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करें, जैसे कि इवन नंबर मतलब 2, 4, 6, ठीक है। तो अगर हम नेगेटिव को 2 बारी मल्टीप्लाई करें, आंसर कितना आता है, पॉजिटिव। नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। अगर 4 बारी कर दें तो भी पॉजिटिव ही आएगा। इस कारण हमारा आंसर जो है, अगर नेगेटिव बेस है और वो n नंबर ऑफ टाइम्स जो कि इवन है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आंसर कितना आएगा, पॉजिटिव। क्लियर है? लास्ट है कि नेगेटिव बेस है, n पावर है उसकी, और आंसर आएगा नेगेटिव इफ n इज ऑड। अब n जो है ऑड है, यानी कि 3, 5, 7, 1, ठीक है। तो अब अगर हम नेगेटिव नंबर को 1, 3 या 5 बारी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा नेगेटिव। क्यों? क्योंकि माइनस को अगर आप 3 बारी मल्टीप्लाई करो तो 2 बारी तो वो पॉजिटिव आएगा। अभी हमने पढ़ा है कि माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव, लेकिन उस पॉजिटिव को हमने एक और बार नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो आंसर क्या होगा हमारा, नेगेटिव। जो भी वैल्यू आई उसके आगे नेगेटिव का साइन आ जाएगा, दैट इज नेगेटिव आंसर। क्लियर? मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। वो क्या है, यूज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू एक्सप्रेस स्मॉल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। कि हमने अब नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बनाना है वो सीखना है। ठीक है जी, नंबर्स को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखना है वो हमने सीखना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म नया वर्ड है, पहले हम इसके बारे में पढ़े थोड़ा कि ये क्या होता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म की पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन क्या है, अ नंबर इज सेड टू बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। कि नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, हम ये कब बोलेंगे, इफ इट इज एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर बिटवीन 1 and 10। प्रोडक्ट की फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट करना है। प्रोडक्ट मतलब 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है जी, और वो नंबर कितने कौन से रेंज के बीच में होना चाहिए, 1 और 10 के बीच। एंड द इंटेग्रल पावर ऑफ 10। इंटेग्रल पावर ऑफ 10 का मतलब है कि 10 तो होगा, पावर ऑफ 10 मतलब 10 होगा, उसकी जो पावर है वो इंटीजर से रिलेटेड होगी। इंटीजर से रिलेटेड मतलब पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। इस पूरी डेफिनेशन को अगर हम कंबाइन करें तो उसका क्या मीनिंग है कि ये कोई नंबर है हमारे पास, ये उन्होंने इतना बड़ा नंबर दिया हुआ है, ठीक है। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने कैसे लिखना है, प्रोडक्ट होगा यानी कि 2 नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, 10 की पावर होगी
इंटेग्रल होगी, यानी कि पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है। तो यहाँ पे पॉजिटिव पावर है और यहाँ पे एक नंबर इसके साथ 10 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। हो गई डेफिनेशन सेटिस्फाई कि दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फर्स्ट जो है वो 1 और 10 के बीच में लाई कर रहा है। सेकंड जो नंबर है वो 10 की पावर कुछ वैल्यू है, पॉजिटिव भी हो सकती है जो कि नेगेटिव भी हो सकती है। डेफिनेशन क्लियर है कि क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म? आई होप क्लियर होगी, क्योंकि हमने डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड भी पढ़ ली है, प्लस हमने उसकी एक एग्जाम्पल भी कर ली है। नेक्स्ट करते हैं कि क्या है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म टू राइट नेचुरल नंबर्स ऑफ द फॉर्म ABC 00000। अब ये हमारे पास कोई नंबर है कि हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, उसका एक मेथड होता है कि हमने स्टेप बाय स्टेप ये चीजें फॉलो करनी है, तब हम जाके उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। अब वो क्या होते हैं देखते हैं। स्टेप 1 है फॉर एनी गिवन नंबर काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स अपीयरिंग आफ्टर द लेफ्ट मोस्ट डिजिट। अब उन्होंने बोला है लेफ्ट मोस्ट डिजिट। लेफ्ट मोस्ट डिजिट यानी कि इस साइड अगर हम यहाँ पे देखें A होगा वो, ठीक है जी। तो हमने लेफ्ट मोस्ट डिजिट को छोड़ के बाकी जितनी भी डिजिट्स हैं वो हमने काउंट कर लेनी है। कितनी है? अगर सपोज नंबर है 135000, तो 1 को छोड़ के हमने बाकी डिजिट्स काउंट कर लेनी है। जैसे कि ये नंबर है 135000, तो 1 को छोड़ के ये सारे डिजिट्स काउंट कर लेनी है 1 2 3 4 5। फर्स्ट स्टेप ये होगा कि हमने इस तरह डिजिट्स काउंट करनी है। सेकंड क्या होगा, फॉर एक्सप्रेसिंग इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म राइट डाउन द लेफ्ट मोस्ट डिजिट फर्स्ट। स्टैंडर्ड फॉर्म में अब इसे रिप्रेजेंट करने के लिए जो डिजिट हमने छोड़ी थी लेफ्ट वाली, वो सबसे पहले लिखनी है आंसर में। आंसर में वही डिजिट हमने सबसे पहले लिखनी है। अभी हम स्टेप डिस्कस कर लेंगे, इसकी एक एग्जांपल अच्छे से डिस्कस हम आगे की स्लाइड्स में करेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके। थर्ड है इफ योर ओरिजिनल नंबर हैव डिजिट्स अदर देन 0 आफ्टर द लेफ्ट मोस्ट डिजिट। अगर लेफ्ट मोस्ट डिजिट के बाद की कोई नॉन जीरो डिजिट है, और जैसे मैंने नंबर बोला था 135000, तो 1 के बाद 2 डिजिट्स और भी तो हैं जो नॉन जीरो है, तो वो भी हमने लिखनी है। देन पुट अ डेसिमल पॉइंट, लेफ्ट मोस्ट डिजिट और जो 2 डिजिट्स हैं उनके बीच हमने डेसिमल लगा के उन्हें लिखना है। क्लियर? राइट डाउन ऑल दीज डिजिट्स अंटिल 0 कम्स। कब तक लिखनी है? जब तक 0 ना स्टार्ट हो जाए। एंड इफ देयर आर नो डिजिट्स आफ्टर लेफ्ट मोस्ट डिजिट देन स्किप दिस स्टेप। कि अगर नंबर है 1 करोड़ तो उसमें 1 के अलावा तो कोई नॉन जीरो डिजिट है ही नहीं, तो आप ये स्टेप इग्नोर कर सकते हो। क्लियर है जी? आपका एक स्टेप खत्म हो गया। तो इस तरीके के सम आते हैं। नेक्स्ट है प्लेस अ मल्टीप्लिकेशन साइन। मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल दो, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो तो लगाना ही है। एंड राइट डाउन दी काउंटेड डिजिट्स इन स्टेप 1। मल्टीप्लाई का साइन डाल के 10 की पावर आपने उतनी लिखनी है जितने आपने फर्स्ट स्टेप में डिजिट्स काउंट किए थे। याद है कितने किए थे? मेरा नंबर था 135000, तो 1 को छोड़ के बाकी कितने डिजिट्स बचे? 5। यस, 5 डिजिट बचे, तो हमने क्या लिख लेना है? मल्टीप्लाई 10⁵5। इस तरीके से लिखना है। इसे और अच्छे से समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। मैंने आपके लिए लिखी है यहाँ पे एक एग्जाम्पल। एक्सप्रेस 15000000000 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ये हमारे पास बहुत बड़ा नंबर है, हमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। करें स्टार्ट। फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमने डिजिट्स काउंट करनी है, लेफ्ट मोस्ट डिजिट को छोड़ के बाकी सारे डिजिट्स काउंट करने हैं। तो लेफ्ट मोस्ट डिजिट ये है, इसे छोड़ के बाकी सारे डिजिट्स काउंट कर लो, जो कि होंगे 3 6 9 और ये 2 कितने हो गए? 11। यानी कि 11 डिजिट्स है हमारे पास। स्टेप 1 हो गया, डन। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या था? अगर तो कोई नॉन जीरो डिजिट है लेफ्ट मोस्ट डिजिट के बाद, तो हमने उन दोनों को लिखना है बाय पुटिंग अ डेसिमल पॉइंट इन बिटवीन देम। कैसे लिखेंगे? अब 1 के बाद 5 है, तो हमने क्या लिखना है? 1 लिख दिया, 5 लिख दिया, लेकिन इनके बीच लगा दिया एक डेसिमल। डन। स्टेप 2 हो गया। थर्ड में क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन का साइन डाल दिया, इनटू 10 लिख दिया। अब ये 10 जो है इसकी पावर कितनी होगी? जितने डिजिट्स हमने काउंट किए थे फर्स्ट स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में कितने डिजिट्स काउंट किए थे? यहाँ पे हमने साइड में ऑलरेडी लिखे हुए हैं 11, तो इसकी पावर कितनी आ गई? 11। यानी कि आंसर कितना हो गया? 1.5 × 10⁻11। इतने बड़े नंबर को हमने शॉर्ट फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, जो इसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म है। कॉम्पैक्ट वही होती है, छोटी सी। ठीक है, तो हमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरीके से नोट कर दिया है। ओके, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है? 1.5 × 10⁻11, जो हमने अभी सॉल्व किया है।
एक और एग्जांपल है 0.000007 मीटर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, कि ये एक नंबर है, हमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अब पहले जो हमने सम किया है उसमें डेसिमल नहीं था, वो विदाउट डेसिमल नंबर था, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी डेसिमल है। तो अब इस तरीके के सम को कैसे सॉल्व करेंगे? कोई घबराना नहीं है कि ये तो अलग टाइप आ गई है सम की, हमने तो ये पढ़ा ही नहीं है, ना ही स्टेप्स में था, जो भी हमने मेथड पढ़ा है उसमें भी नहीं था। तो हमने करना क्या है, डेसिमल रिमूव कर दो, आपके पास सिंपल नंबर आ जाएगा। तो डेसिमल रिमूव किया, हमारे पास क्या आ गया, 7 अपॉन कितने डिजिट बाद डेसिमल है, 1 2 3 4 5 6 लिख दिया, 1 के साथ 6 जीरोस। अब 10 के साथ 5 जीरोस है, तो यानी कि 1 के साथ 6 जीरोस होगी, इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 10⁻6, जो हमने यहाँ पे लिखा है 7 अपॉन 10⁻6। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या हमारे पास डिनोमिनेटर होता है? नहीं होता, तो हमने डिनोमिनेटर पार्ट रिमूव कैसे करना है, इसे ऊपर लेके जाके। तो ये क्या होगा, अब जब हमने 10⁻6 को ऊपर लेके गए तो इसकी जो पावर पॉजिटिव थी ना वो नेगेटिव में चेंज होगी, अगर आपने ध्यान दिया हुआ। 7 इंटू जो 10⁻6 डिनोमिनेटर में पॉजिटिव था, अब वो ऊपर जाके क्या हो गया है, नेगेटिव, उसका रेसिप्रोकल हो गया है। क्लियर? तो यानी कि अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि पावर तो हमने पहले पॉजिटिव पढ़ी है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे हुई? तो जरा याद करो, डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि 10 की जो पावर है वो इंटीग्रल वैल्यू होनी चाहिए। इंटीग्रल मतलब पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है, नेगेटिव, तो ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म कंसिडर की जाएगी। क्लियर है जी? कैसे किया हमने सॉल्व ये? तो आंसर आ गया हमारा 7 इंटू 10⁻6 मीटर। इजी। ये था मेथड बड़े नंबर्स को या फिर बहुत छोटे नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का। स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब लिखने का, पावर्स की फॉर्म में लिखने का मेथड। क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमने कौन सा टॉपिक करना है? अब यहाँ पे हमने करना है, ये स्लाइड ही नहीं मूव कर दी। अब नेक्स्ट है कंपेयरिंग वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल नंबर्स। वेरी लार्ज वेरी स्मॉल नंबर, बहुत बड़े और बहुत छोटे नंबर्स को अब हमने कंपेयर करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। नंबर्स कैसे बनते हैं वो तो हमें पता लग गया कि बड़े छोटे कैसे बनते हैं, अब उन्हें कंपेयर करना है कि एक्चुअल में बड़े कौन से और छोटे कौन से हैं। तो ये अब कैसे करेंगे, इसकी मैंने एक यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है, टू कंपेयर दी वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स। सब ज्यादा बड़े और ज्यादा छोटे नंबर्स को कंपेयर करने के लिए वी नीड टू मेक देयर एक्सपोनेंट्स सेम। वी नीड टू मेक देयर एक्सपोनेंट्स सेम। अब मैंने इसे क्यों हाईलाइट किया है, मैंने इसे क्यों हाईलाइट किया है, उसका एक रीजन है। कंपैरिजन हमेशा तभी होता है जब दो चीजें सेम तरह की हैं। क्यों सेम तरह की हैं? अब आप अपने आप को किसी बंदर के साथ तो कंपेयर करोगे नहीं, घोड़े के साथ तो कंपेयर करोगे नहीं, आप अपने आप को किसी आदमी के साथ ही कंपेयर करोगे। ऐसा ही होता है। या आप ह्यूमंस में कर सकते हो, जैसे कि कोई लड़की है उसे आप लड़के के साथ कंपेयर कर सकते हो, लेकिन आप ह्यूमन होके एनिमल्स के साथ थोड़ी अपना कंपेरिजन करोगे। क्लियर है ना? तो इस तरह से जब हमने कंपेयर करने हैं, कंपेयर किसे कर रहे हैं, एक्सपोनेंट्स को, तो एक्सपोनेंट्स जो है वो हमेशा सेम होनी चाहिए, यानी कि उनकी वैल्यू अगर एक तरफ 10⁻3 है ना तो दूसरी तरफ भी 10⁻3 ही होनी चाहिए। अगर नेगेटिव है तो भी कंपैरिजन नहीं हो सकता, अगर ज्यादा है या कोई और वैल्यू है तो भी कंपैरिजन नहीं होगा। ये चीज याद रखनी है अच्छे से। क्लियर है? व्हेन देयर एक्सपोनेंट्स आर दी सेम देन वी कैन कंपेयर द नंबर्स एंड चेक विच नंबर इज लार्ज और स्मॉल। जब वो सेम होंगे तब हम बता सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। एग्जाम्पल मैंने अब यहाँ पे लिखी है, द डायमीटर ऑफ द सन इज 1.4 इंटू 10⁻9 मीटर एंड द डायमीटर ऑफ अर्थ इज दिस। डायमीटर दिए हुए हैं हमें सन के और अर्थ के। सपोज यू वांट टू कंपेयर द डायमीटर ऑफ अर्थ विद द डायमीटर ऑफ सन। दो पैरामीटर्स हमें गिवन है, एक अर्थ का डायमीटर है, दूसरा किसका है, सन का है। कंपेयर करना है कि किसका ज्यादा बड़ा है। अब ये तो हमें वैसे तो पता ही है कि सन बहुत बड़ा है अर्थ से, लेकिन अब हमने इसे मैथमेटिकली उनकी जो वैल्यूज है उसके अकॉर्डिंग कंपेयर करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है और कितना बड़ा है या छोटा है। ठीक है, कैसे करेंगे? दोनों की वैल्यूज मैंने पहले लिख ली, 1.4 इंटू 10⁻9 मीटर और दूसरे की है 1.2756 इंटू 10⁻7। अब फर्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि क्या ये दोनों वैल्यूज कंपेयर हो सकती हैं? अब खुद सोचो कि क्या ये दोनों वैल्यूज कंपेयर हो सकती हैं? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हमने अभी इतने अच्छे से इसे बात को समझा है कि कंपैरिजन कब होता है, जब दोनों एक्सपोनेंट्स, दोनों पावर्स जो हैं वो सेम है।
यहाँ पे क्लियरली विजिबल है, एक की पावर 9 है और दूसरे की पावर कितनी है 7, तो कंपैरिजन है ही नहीं। तो अब हम इसे कंपेयर तो करना है, लेकिन उसे कैसे करेंगे, थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा इस चीज को। तो वो मॉडिफिकेशन कैसे करनी है, क्या हम 10⁻9 को, अब मैंने आपकी नॉलेज चेक करनी है कि आपने पिछली वीडियो से क्या सीखा है। अभी मैं आपसे पूछूंगी कि क्या हम 10⁻9 को इस तरीके से या फिर इस तरीके से या फिर एक और 10⁻, यहाँ पे नहीं मैं लिख रही, आपको फिर दिखेगा नहीं, 10⁻3 इंटू 10⁻6, क्या हम इन तीनों तरीकों से 10⁻9 को लिख सकते हैं? फटाफट से मुझे आंसर दो कि क्या हम 10⁻9 को 10⁻4 इंटू 10⁻5 या फिर 2 7 या फिर 3 6 करके लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था ये लॉ कि जब भी बेसिस सेम हो और वो दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तब हम उन्हें ऐड कर सकते हैं पावर्स को। तो 7 + 2 कितना बन जाएगा 9, 4 + 5 कितना बन जाएगा 9, 3 + 6 भी बन जाएगा 9, तो यानी कि वैल्यू तो सेम आएगी। अब हमने करना क्या है, मैंने आपको ये क्यों चीज बताई है, हमने पावर करनी है इक्वल 9 और 7, या तो 7 को 9 बनाओ या 9 को 7। हम क्या कर सकते हैं, 9 को 2 हिस्सों में तोड़ दें इस तरीके से, ताकि हमारा जो एक्सपोनेंट है वो दूसरी वैल्यू के इक्वल हो जाए। दूसरे में है 7, तो हम इनमें से ये वाला केस चूज कर सकते हैं जो हमने अभी लिखा है 10⁻2 इंटू 10⁻7। मैंने यहाँ पे भी यही लिखा है कि मैंने इस वैल्यू को इस तरीके से लिख दिया कि 1.4 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻7। अब हम इन्हें कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि पावर 10⁻7 के बीच फॉर्म में हो गई है। तो 1.4 और 10⁻2 को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास कितना आएगा आंसर, 1.4 और 10⁻2 यानी कि 100 को सॉल्व करें, डेसिमल हटाया 140 आ गया, यानी कि इतनी वैल्यू का बन गया 140 और 10⁻7 एज इट इज रह गया। क्लियर है जी? अब दोनों सेम हो गए, 140 इंटू 10⁻7 और 1.276 इंटू 10⁻7। अब 140 और 1.27 में से क्या बड़ा है, 140 और 1.27 में से कौन सा नंबर बड़ा है, ऑब्वियसली 140। ठीक है जी, तो इसलिए हमने क्या लिखा है कि 140 इंटू 10⁻7 इज ग्रेटर देन 1.2756 इंटू 10⁻7। क्यों? क्योंकि 140 जो है 1.27 से बड़ा है, इट मीन्स डायमीटर ऑफ सन जो है वो डायमीटर ऑफ अर्थ से बड़ा है। अब मैंने ये क्यों बोला, क्योंकि ये वैल्यू डायमीटर ऑफ सन की थी। यहाँ पे हमें पहली लाइन यही दी हुई है कि डायमीटर ऑफ सन इज ग्रेटर देन डायमीटर ऑफ अर्थ। कितना बड़ा है ये आप डिवाइड करके देख सकते हो। अगर उन्होंने वैल्यू पूछी है कितना बड़ा है, तो जो बड़ा है उसे ऊपर लिखो क्योंकि कंपैरिजन कर रहे हैं, और सेकंड वैल्यू नीचे लिखो और इन्हें डिवाइड कर दो। ये दोनों सेम है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और इनको डिवाइड किया तो आपके पास वैल्यू आएगी 109 पॉइंट समथिंग, यानी कि 100 गुना से भी ज्यादा बड़ा है। तो हमने लास्ट में क्या लिखा है कि डायमीटर ऑफ द सन इज अबाउट 100 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ। कि सन जो है वो अर्थ से 100 गुना से भी एक्चुअली ज्यादा बड़ा है। क्लियर है कि हमने कंपैरिजन कैसे किया, बाय मेकिंग देयर एक्सपोनेंट्स इक्वल। आई होप कंपैरिजन आपको क्लियर होगा, क्या क्या हमने स्टेप फॉलो किए वो आपको समझ आ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं एक और प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम में क्या है, व्हेन वी हैव टू ऐड नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म वी कन्वर्ट देम इनटू नंबर्स विद द सेम एक्सपोनेंट। अब ये प्रॉब्लम थोड़ी डिफरेंट है। पहले हमने क्या किया, सिर्फ कंपेयर किए नंबर्स, लेकिन अब हमने ऐड करने हैं नंबर्स। नंबर्स कौन से, जिनमें एक्सपोनेंट है यानी कि पावर्स गिवन है। तो हम एडिशन के लिए स्टार्टिंग से हमें ये सिखाया जाता है कि लाइक नंबर्स ऐड होते हैं, लाइक नंबर्स ऐड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे जब हम अलजेब्रा पढ़ते हैं तो हम x जिसमें लगा होता है टर्म्स में, फॉर एग्जाम्पल 5x जो है वो 4x से ही मल्टीप्लाई होगा। कहने का मेरा ये मतलब है कि जिस तरह का वेरिएबल होगा, अगर वो x की पावर 1 है तो वो x की पावर 1 जैसे ही वेरिएबल से ऐड ऑन होगा, ना कि x की पावर 2, यानी कि x जो है वो x स्क्वायर से नहीं ऐड हो सकते। ठीक है, यानी कि लाइक नंबर्स ऐड होते हैं। तो यहाँ पे भी हमारा कुछ वही कंसेप्ट उसी तरह का लगेगा कि पावर्स जिनकी सेम होती हैं वही नंबर्स ऐड होते हैं। अगर सेम नहीं है तो हम उन्हें लास्ट सम की तरह सेम कर सकते हैं, लेकिन ऐड वो तभी होंगी जब उनकी पावर्स क्या है, सेम। तो करें प्रॉब्लम सॉल्व। चलिए यहाँ पे हमें गिवन है कि मास ऑफ अर्थ इज 5.97 इंटू 10⁻24 kg। कि मास ऑफ अर्थ है इतना एंड मास ऑफ मून इज 7.35 इंटू 10⁻22 kg। दोनों चीजों के मास दिए हुए हैं, अर्थ का दिया हुआ है और मून का दिया हुआ है। अब ये ऐड कब होंगे, यहाँ पे उन्होंने इस तरह वैल्यूज दी है, मैं आपको दोबारा लिख देती हूँ।
एक है 10 रेज़ टू पावर 24 और दूसरी क्या है 10 रेज़ टू पावर 22। ऐड होंगे ये? नहीं होंगे, पर हम इन्हें कर देंगे ऐड बाय सम मॉडिफिकेशन। कैसे होंगे? 22 है और यहाँ पे 24 है, हमने 24 को ऐसी फॉर्म में लिखना है ताकि उसमें 22 भी आ जाए, ताकि वो ऐड हो जाए। चेंज तो इसलिए करना है क्योंकि ऐड करना है, ठीक है जी। तो चेंज कैसे करेंगे? लास्ट सम की तरह हमने 24 को यहाँ पे 24 जो था उसे 2 और 22 पावर में स्प्लिट कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर हम इन्हें कंबाइन करें तो बनेगा वो 24 ही। यानी कि अगर ऐसे लिख दें, ऐसे लिख दें या फिर ऐसे लिख दें, वैल्यू चेंज नहीं होगी, सेम ही रहेगी। तो सेम हमने वही स्टेप फॉलो किए हैं लास्ट सम वाले। देन इन दोनों को सॉल्व कर दिया है। आंसर कितना आया? 597। 10 रेज़ टू पावर 22 एज इट इज रह गया, प्लस किसके साथ हो रहा है? 7.35 इंटू 10 रेज़ टू पावर 22। 10 रेज़ टू पावर 22, 10 रेज़ टू पावर 22 दोनों में कॉमन है, हमने बाहर लिख दिया और ये जो दो नंबर्स थे उन्हें ऐड कर दिया। ऐड करके आया 604.35 और पावर जो है वो एज इट इज रहेगी। क्लियर है जी? ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। अब यहाँ पे मेन क्या था? कैलकुलेशन तो आप लोगों को आती है, लेकिन वो कैलकुलेशन पॉसिबल कब है ये चीज जानना भी जरूरी है कैलकुलेशन करने के अलावा। कैलकुलेशन तो आप कर ही दोगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो आपको आती है, लेकिन वो होगी कब ये चीजें जाननी जरूरी है। ठीक है जी? तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, एक्सपोनेंट एंड पावर। आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और अब आप इसके रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम फटाफट से इजीली सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि कंसेप्ट तो आपका क्लियर हो ही गया है। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे किसी सम में डाउट है, तो वो डाउट आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, सेंड कर सकते हो हमें। हम नेक्स्ट वीडियो में जो भी हम बनाएंगे उसमें वो डाउट आपका सॉल्व करेंगे। तो ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ। तब तक के लिए डू लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब।